समाजवाद। उपर्युक्त बातों से यह स्पष्ट है कि मार्क्स पूंजीवादी समाज के समाजवादी समाज में परिवर्तन की अनिवार्यता को पूरी तरह और विशेष रूप से समकालीन समाज के विकास के आर्थिक नियम से निष्कर्ष निकालते हैं। श्रम का समाजीकरण, जो हजारों रूपों में तेजी से आगे बढ़ रहा है और मार्क्स की मृत्यु के बाद से आधी सदी के दौरान बड़े पैमाने पर उत्पादन, पूंजीवादी कार्टेल, सिंडिकेट और ट्रस्टों के विकास के साथ साथ वित्तीय पूंजी के आयामों और शक्ति में विशाल वृद्धि में खुद को बहुत ही स्पष्ट रूप से प्रकट किया है, समाजवाद के अपरिहार्य आगमन के लिए मुख्य भौतिक आधार प्रदान करता है। इस परिवर्तन का बौद्धिक और नैतिक प्रेरक बल और भौतिक निष्पादक सर्वहारा वर्ग है, जिसे पूंजीवाद ने ही प्रशिक्षित किया है। पूंजीपति वर्ग के खिलाफ सर्वहारा वर्ग का संघर्ष, जो विभिन्न रूपों में अभिव्यक्त होता है, जो विषय वस्तु में और भी समृद्ध होता है, अनिवार्य रूप से सर्वहारा वर्ग द्वारा राजनीतिक सत्ता की विजय की ओर निर्देशित एक राजनीतिक संघर्ष बन जाता है। सर्वहारा वर्ग की तानाशाही। उत्पादन का समाजीकरण उत्पादन के साधनों को समाज की संपत्ति बनने, अधिकारकर्ताओं के अधिग्रहण की ओर ले जाता है। श्रम उत्पादकता में जबरदस्त वृद्धि, कार्य दिवस में कमी तथा छोटे पैमाने के आदिम और विखंडित उत्पादन के अवशेषों, खंडहरों की जगह सामूहिक और उन्नत श्रम का आना, ये इस परिवर्तन के प्रत्यक्ष परिणाम हैं। पूंजीवाद कृषि और उद्योग के बीच के संबंधों को हमेशा के लिए तोड़ देता है, लेकिन साथ ही अपने उच्चतम विकास के माध्यम से यह उन संबंधों के नए तत्वों को तैयार करता है। उद्योग और कृषि के बीच एक संघ जो विज्ञान के सचेत अनुप्रयोग और सामूहिक श्रम की एकाग्रता और मानव आबादी के पुनर्वितरण पर आधारित है। इस प्रकार ग्रामीण पिछड़ेपन, अलगाव और बर्बरता और बड़े शहरों में लोगों की विशाल आबादी की अप्राकृतिक एकाग्रता दोनों को समाप्त करता है। परिवार का एक नया रूप, महिलाओं की स्थिति में नई परिस्थितियां और युवा पीढ़ी के पालन पोषण में वर्तमान पूंजीवाद के उच्चतम रूपों द्वारा तैयार किया जाता है। महिलाओं और बच्चों का श्रम और पूंजीवाद द्वारा पितृसत्तात्मक परिवार का टूटना अनिवार्य रूप से आधुनिक समाज में सबसे भयानक, विनाशकारी और घृणित रूप धारण कर लेता है। फिर भी आधुनिक उद्योग, घरेलू क्षेत्र के बाहर महिलाओं, युवा व्यक्तियों और दोनों लिंगों के बच्चों को उत्पादन की सामाजिक रूप से संगठित प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका सौंपकर परिवार के उच्चतर रूप और लिंगों के बीच संबंधों के लिए एक नया आर्थिक आधार तैयार करता है। बेशक परिवार के ट्यूटनिक ईसाई रूप को निरपेक्ष और अंतिम मानना उतना ही बेतुका है जितना कि उस चरित्र को प्राचीन रोमन, प्राचीन ग्रीक या पूर्वी रूपों पर लागू करना, जो इसके अलावा ऐतिहासिक विकास में एक श्रृंखला बनाते हैं। इसके अलावा ये स्पष्ट है कि सामूहिक कार्य समूह का दोनों लिंगों और सभी उम्र के व्यक्तियों से बना होना आवश्यक रूप से उपयुक्त परिस्थितियों में मानव विकास का स्रोत बनना चाहिए। हालांकि इसके स्वतःस्फूर्त क्रूर पूंजीवादी रूप में, जहां मजदूर उत्पादन की प्रक्रिया के लिए मौजूद है, न कि उत्पादन की प्रक्रिया मजदूर के लिए, वह तथ्य भ्रष्टाचार और गुलामी का एक घातक स्रोत है। फैक्ट्री प्रणाली में शामिल है। भविष्य की शिक्षा का बीज, एक ऐसी शिक्षा जो एक निश्चित आयु से अधिक प्रत्येक बच्चे की सुविधा के लिए उत्पादक श्रम को निर्देश और व्यायाम के साथ जोड़ेगी, न केवल सामाजिक उत्पादन की दक्षता में वृद्धि करने के तरीकों में से एक के रूप में, बल्कि पूरी तरह से विकसित मानव का उत्पादन करने की एकमात्र विधि के रूप में। मार्क्स का समाजवाद राष्ट्रीयता और राज्य की समस्याओं को एक ही ऐतिहासिक आधार पर रखता है, न केवल अतीत की व्याख्या करने के अर्थ में, बल्कि भविष्य के एक साहसिक पूर्वानुमान और उसकी प्राप्ति के लिए साहसिक व्यावहारिक कार्रवाई के अर्थ में भी। राष्ट्र सामाजिक विकास के बुर्जुआ युग में एक अपरिहार्य उत्पाद, एक अपरिहार्य रूप है। मजदूर वर्ग राष्ट्र के भीतर खुद को संगठित किए बिना, राष्ट्रीय बने बिना, हालांकि शब्द के बुर्जुआ अर्थ में नहीं, मजबूत नहीं हो सकता, परिपक्व नहीं हो सकता और आकार नहीं ले सकता। हालांकि पूंजीवाद का विकास राष्ट्रीय बाधाओं को अधिक से अधिक तोड़ता है, राष्ट्रीय अलगाव को दूर करता है और राष्ट्रीय विरोध के स्थान पर वर्ग विरोध को प्रतिस्थापित करता है। इसलिए ये विकसित पूंजीवादी देशों के बारे में पूरी तरह से सच है कि मजदूरों के पास कोई देश नहीं है, और यह कि कम से कम सभ्य देशों के मजदूरों द्वारा एकजुट कार्रवाई सर्वहारा वर्ग की मुक्ति के लिए पहली शर्तों में से एक है। वह राज्य जो संगठित बल प्रयोग है, अनिवार्य रूप से समाज के विकास में एक निश्चित चरण पर अस्तित्व में आया, जब समाज असंगत वर्गों में विभाजित हो गया था और समाज के ऊपर खड़े एक अधिकार के बिना अस्तित्व में नहीं रह सकता था और एक हद तक समाज से अलग था। वर्ग विरोधाभासों से उत्पन्न होकर राज्य सबसे शक्तिशाली, आर्थिक रूप से प्रमुख वर्ग का राज्य बन जाता है, जो राज्य के माध्यम से राजनीतिक रूप से प्रमुख वर्ग भी बन जाता है और इस प्रकार उत्पीड़ित वर्ग को दबाए रखने और उसका शोषण करने के नए साधन प्राप्त करता है। इस प्रकार प्राचीन काल का राज्य दासों को दबाए रखने के उद्देश्य से दास स्वामियों का राज्य था, क्योंकि सामंती राज्य किसान दासों और बंधुआ मजदूरों को दबाए रखने के लिए कुलीन वर्ग का अंग था,
और आधुनिक प्रतिनिधि राज्य पूंजी द्वारा मजदूरी के शोषण का एक साधन है। यहाँ तक कि लोकतांत्रिक गणराज्य, जो बुर्जुआ राज्य का सबसे स्वतंत्र और सबसे प्रगतिशील रूप है, किसी भी तरह से इस तथ्य को खत्म नहीं करता है, बल्कि केवल इसके स्वरूप, सरकार और स्टॉक एक्सचेंज के बीच संबंध, आधिकारिक और प्रेस का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष भ्रष्टाचार आदि को संशोधित करता है। वर्गों के उन्मूलन की ओर ले जाकर समाजवाद राज्य के उन्मूलन की ओर भी ले जाएगा। पहला कार्य एंगेल्स एंटी ड्यूहरिंग में लिखते हैं, जिसके आधार पर राज्य वास्तव में खुद को पूरे समाज का प्रतिनिधि बनाता है। समाज के नाम पर उत्पादन के साधनों पर कब्जा करना, साथ ही एक राज्य के रूप में इसका अंतिम स्वतंत्र कार्य है। सामाजिक संबंधों में राज्य का हस्तक्षेप एक के बाद एक क्षेत्र में अनावश्यक हो जाता है और फिर खुद ही समाप्त हो जाता है। व्यक्तियों की सरकार की जगह वस्तुओं का प्रशासन और उत्पादन की प्रक्रियाओं का निर्देशन होता है। राज्य खत्म नहीं होता, वह खत्म हो जाता है। वह समाज जो उत्पादकों के स्वतंत्र और समान संघ के आधार पर उत्पादन को संगठित करेगा, वह राज्य की पूरी मशीनरी को वहां रखेगा जहां वह होनी चाहिए, पुरावशेषों के संग्रहालय में, चरखे और कांसे की कुल्हाड़ी के बगल में। अंत में, जहां तक छोटे किसानों के प्रति मार्क्स के समाजवाद के रवैये का सवाल है, जो कि जब्तकर्ताओं के जब्त किए जाने के दौर में भी जारी रहेगा, हमें एंगेल्स द्वारा की गई एक घोषणा का संदर्भ लेना चाहिए, जो मार्क्स के विचारों को व्यक्त करती है। जब हमारे पास राज्य सत्ता होगी तो हम छोटे किसानों को जबरन बेदखल करने के बारे में सोच भी नहीं सकते, चाहे मुआवजे के साथ हो या बिना मुआवजे के, जैसा कि हमें बड़े भूस्वामियों के मामले में करना होगा। छोटे किसान के संबंध में हमारा कार्य सबसे पहले उसके निजी उद्यम और निजी कब्जे को सहकारी लोगों में बदलना है, जबरदस्ती नहीं बल्कि उदाहरण के बल पर, और इस उद्देश्य के लिए सामाजिक सहायता की पेशकश के द्वारा। और फिर निश्चित रूप से हमारे पास छोटे किसान को संभावित लाभ दिखाने के पर्याप्त साधन होंगे जो आज भी उसके लिए स्पष्ट होने चाहिए। सर्वहारा वर्ग के वर्ग संघर्ष की रणनीति 1844 से 45 में ही पहले के भौतिकवाद की एक मुख्य कमी की जांच करने के बाद, अर्थात परिस्थितियों को समझने या व्यावहारिक क्रांतिकारी गतिविधि के महत्व को समझने में असमर्थता, मार्क्स ने अपने सैद्धांतिक काम के साथ साथ अपने पूरे जीवनकाल में सर्वहारा वर्ग के वर्ग संघर्ष की सामरिक समस्याओं पर निरंतर ध्यान दिया। इस पर आधारित सामग्री की एक विशाल मात्रा मार्क्स के सभी कार्यों में निहित है, विशेष रूप से 1913 में प्रकाशित एंगेल्स के साथ उनके पत्राचार के 4 खंडों में। ये सामग्री अभी भी एकत्र, जांच और अध्ययन से बहुत दूर है। इसलिए हमें यहाँ खुद को सबसे सामान्य और संक्षिप्त टिप्पणियों तक सीमित रखना होगा, इस बात पर जोर देते हुए कि मार्क्स ने उचित रूप से माना कि इस पहलू के बिना भौतिकवाद अधूरा, एकतरफा और बेजान है। सर्वहारा रणनीति का मूल कार्य मार्क्स ने अपने भौतिकवादी द्वंद्वात्मक वेल्टनशाउन विश्व दृष्टिकोण के सभी सिद्धांतों के साथ सख्त अनुरूपता में परिभाषित किया था। किसी दिए गए समाज में सभी वर्गों के बीच संबंधों के कुल योग का एक वस्तुपरक विचार और परिणामस्वरूप उस समाज द्वारा प्राप्त विकास के वस्तुपरक चरण और उसके और अन्य समाजों के बीच संबंधों का विचार एक उन्नत वर्ग की सही रणनीति के लिए आधार के रूप में काम कर सकता है। साथ ही सभी वर्गों और सभी देशों को स्थिर रूप से नहीं बल्कि गतिशील रूप से माना जाता है, यानी गतिहीनता की स्थिति में नहीं बल्कि गति में, जिसके नियम प्रत्येक वर्ग के अस्तित्व की आर्थिक स्थितियों द्वारा निर्धारित होते हैं। गति को बदले में न केवल अतीत के दृष्टिकोण से बल्कि भविष्य के दृष्टिकोण से भी देखा जाता है, और वह भी उस अश्लील अर्थ में नहीं जिसे विकासवादियों द्वारा समझा जाता है, जो केवल धीमे बदलावों को देखते हैं, बल्कि द्वंद्वात्मक रूप से। इस तरह के परिमाण के विकास में 20 साल एक दिन से अधिक नहीं होते हैं। मार्क्स ने एंगेल्स को लिखा, बाद में ऐसा दिन आ सकता है जिसमें 20 साल सन्निहित हों। विकास के प्रत्येक चरण में, प्रत्येक क्षण में सर्वहारा रणनीति को मानव इतिहास की इस वस्तुगत रूप से अपरिहार्य द्वंद्वात्मकता को ध्यान में रखना चाहिए। एक और राजनीतिक ठहराव या सुस्त तथाकथित शांतिपूर्ण विकास की अवधियों का उपयोग करके उन्नत वर्ग की वर्ग चेतना, शक्ति और उग्रता को विकसित करना चाहिए, और दूसरी ओर इस उपयोग के सभी कार्यों को उस वर्ग की उन्नति के अंतिम लक्ष्य की ओर निर्देशित करना चाहिए, ताकि उसमें उन महान दिनों में महान कार्यों के लिए व्यावहारिक समाधान खोजने की क्षमता पैदा हो जिसमें 20 वर्ष सन्निहित हैं। इस संबंध में मार्क्स के 2 तर्क विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। इनमें से एक दर्शन की गरीबी में निहित है और सर्वहारा वर्ग के आर्थिक संघर्ष और आर्थिक संगठनों से संबंधित है। दूसरा कम्युनिस्ट घोषणापत्र में निहित है और सर्वहारा वर्ग की मांगों से संबंधित है। पहला इस प्रकार है, बड़े पैमाने के उद्योग एक जगह पर ऐसे लोगों की भीड़ को इकट्ठा करते हैं जो एक दूसरे से अनजान होते हैं। प्रतिस्पर्धा उनके हितों को विभाजित करती है, लेकिन मजदूरी का रखरखाव, ये साझा हित जो उनके मालिक के खिलाफ है, उन्हें प्रतिरोध के एक साझा विचार में एकजुट करता है। संयोजन
संयोजन पहले अलग थलग खुद को समूहों में संगठित करते हैं और हमेशा एकजुट पूंजी के सामने संघ का रखरखाव उनके लिए यानी मजदूरों के लिए मजदूरी की तुलना में ज्यादा जरूरी हो जाता है। इस संघर्ष में एक वास्तविक गृह युद्ध आने वाली लड़ाई के लिए जरूरी सभी तत्व एकजुट होते हैं और विकसित होते हैं। एक बार जब यह इस बिंदु पर पहुंच जाता है तो संघ एक राजनीतिक चरित्र ले लेता है। यहाँ हमारे पास आने वाले कई दशकों के लिए आर्थिक संघर्ष और ट्रेड यूनियन आंदोलन का कार्यक्रम और रणनीति है, उस पूरी लंबी अवधि के लिए जिसमें सर्वहारा वर्ग अपनी ताकतों को आने वाली लड़ाई के लिए तैयार करेगा। इस सब की तुलना मार्क्स और एंगेल्स द्वारा ब्रिटिश मजदूर आंदोलन के उदाहरण के कई संदर्भों से की जानी चाहिए, जो दिखाते हैं कि कैसे औद्योगिक संपत्ति सर्वहारा वर्ग को खरीदने के प्रयासों की ओर ले जाती है ताकि उन्हें संघर्ष से विचलित किया जा सके, कैसे ये समृद्धि आमतौर पर श्रमिकों का मनोबल गिराती है, कैसे ब्रिटिश सर्वहारा वर्ग बुर्जुआकृत हो जाता है। सभी राष्ट्रों में ये सबसे बुर्जुआ जाहिर तौर पर अंततः बुर्जुआ अभिजात वर्ग और पूंजीपति वर्ग के साथ बुर्जुआ सर्वहारा वर्ग पर कब्जा करने का लक्ष्य रखता है। चार्टिस्ट ब्रिटिश मजदूर नेता किस तरह एक उग्र बुर्जुआ और एक मजदूर के बीच का एक प्रकार बनते जा रहे हैं, कैसे ब्रिटेन के एकाधिकार को स्वीकार करते हुए और जब तक वह एकाधिकार कायम रहेगा ब्रिटिश मजदूर पीछे नहीं हटेंगे। मजदूर वर्ग के आंदोलन के सामान्य पाठ्यक्रम और परिणाम के संबंध में आर्थिक संघर्ष की रणनीति पर यहाँ उल्लेखनीय रूप से व्यापक द्वंद्वात्मक और वास्तव में क्रांतिकारी दृष्टिकोण से विचार किया गया है। कम्युनिस्ट घोषणापत्र ने राजनीतिक संघर्ष की रणनीति पर एक मौलिक मार्क्सवादी सिद्धांत को आगे बढ़ाया। कम्युनिस्ट तात्कालिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मजदूर वर्ग के क्षणिक हितों को लागू करने के लिए लड़ते हैं, लेकिन वर्तमान के आंदोलन में वे उस आंदोलन के भविष्य का प्रतिनिधित्व भी करते हैं और उसका ख्याल भी रखते हैं। यही कारण है कि 1848 में मार्क्स ने पोलैंड में कृषि क्रांति की पार्टी का समर्थन किया, वो पार्टी जिसने 1846 में क्राको विद्रोह को जन्म दिया। ये संदर्भ क्राको गणराज्य में राष्ट्रीय मुक्ति के लिए लोकतांत्रिक विद्रोह से है, जिसे 1815 में ऑस्ट्रिया, प्रशिया और रूस के संयुक्त नियंत्रण में रखा गया था। विद्रोहियों ने एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की जिसने सामंती सेवाओं के उन्मूलन की घोषणा करते हुए एक घोषणापत्र जारी किया और किसानों को बिना किसी छूट के भूमि देने का वादा किया। अपनी अन्य घोषणाओं में इसने उच्च मजदूरी के साथ राष्ट्रीय कार्यशालाओं की स्थापना और सभी नागरिकों के लिए समान अधिकारों की शुरुआत की घोषणा की। हालांकि जल्द ही विद्रोह को दबा दिया गया। जर्मनी में मार्क्स ने 1848 और 1849 में चरम क्रांतिकारी लोकतंत्रवादियों का समर्थन किया और उसके बाद उन्होंने रणनीति के बारे में जो कुछ कहा था उसे कभी वापस नहीं लिया। उन्होंने जर्मन पूंजीपति वर्ग को एक ऐसा तत्व माना जो शुरू से ही लोगों को धोखा देने के लिए इच्छुक था। केवल किसानों के साथ गठबंधन ही पूंजीपति वर्ग को अपने लक्ष्यों को पूरी तरह से हासिल करने में सक्षम बना सकता था और पुराने समाज के ताजपोशी प्रतिनिधियों के साथ समझौता करता था। यहाँ मार्क्स द्वारा जर्मन बुर्जुआ लोकतांत्रिक क्रांति का सारांश दिया गया है, एक विश्लेषण जो संयोगवश एक भौतिकवाद का नमूना है जो समाज को गतिशील रूप में जांचता है और इसके अलावा केवल एक ऐसी गति के पहलू से नहीं जो पीछे की ओर है, खुद पर विश्वास के बिना, लोगों में विश्वास के बिना, ऊपर वालों पर बड़बड़ाते हुए, नीचे वालों के सामने कांपते हुए, दुनिया के तूफान से भयभीत, किसी भी मामले में कोई ऊर्जा नहीं, हर मामले में साहित्यिक चोरी, पहल के बिना, एक घृणित बूढ़ा आदमी जो खुद को अपने स्वयं के बुढ़ापे के हितों में एक मजबूत लोगों के पहले युवा आवेगों का मार्गदर्शन करने और उन्हें विचलित करने के लिए अभिशप्त देखता है। लगभग 20 साल बाद मार्क्स ने एंगेल्स को लिखे एक पत्र में घोषणा की कि 1848 की क्रांति विफल हो गई थी क्योंकि पूंजीपति वर्ग ने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष की संभावना के बजाय गुलामी के साथ शांति को प्राथमिकता दी थी। जब 1848 से 49 का क्रांतिकारी काल समाप्त हुआ तो मार्क्स ने क्रांति, शेपर और विलिज के खिलाफ उनका संघर्ष में खेलने के किसी भी प्रयास का विरोध किया और एक नए चरण में काम करने की क्षमता पर जोर दिया जो एक अर्ध शांतिपूर्ण तरीके से नई क्रांतियों की तैयारी कर रहा था। जिस भावना से मार्क्स इस काम को संचालित करना चाहते थे वह 1856 में जर्मनी की स्थिति के उनके मूल्यांकन में देखा जा सकता है, जो प्रतिक्रिया का सबसे काला दौर था। जर्मनी में पूरी बात किसान युद्ध के किसी दूसरे संस्करण द्वारा सर्वहारा क्रांति का समर्थन करने की संभावना पर निर्भर करेगी। जबकि जर्मनी में लोकतांत्रिक बुर्जुआ क्रांति अधूरी थी, मार्क्स ने समाजवादी सर्वहारा वर्ग की रणनीति में किसानों की लोकतांत्रिक ऊर्जा को विकसित करने पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित किया। उनका मानना था कि लासेल का रवैया वस्तुतः प्रशिया के लिए पूरे मजदूर आंदोलन के साथ विश्वासघात था, संयोग से क्योंकि लासेल जनकज और प्रशिया राष्ट्रवाद के प्रति सहिष्णु थे।
मुख्य रूप से कृषि प्रधान देश में एंगेल्स ने 1865 में प्रेस में अपने आगामी संयुक्त घोषणापत्र पर मार्क्स के साथ विचारों का आदान प्रदान करते हुए लिखा, औद्योगिक सर्वहारा वर्ग के नाम पर पूंजीपति वर्ग पर विशेष हमला करना नृशंसता है, लेकिन महान सामंती अभिजात वर्ग के चाबुक के तहत ग्रामीण सर्वहारा वर्ग के पितृसत्तात्मक शोषण पर एक शब्द भी नहीं बोलना चाहिए। 1864 से 1870 तक, जब जर्मनी में बुर्जुआ लोकतांत्रिक क्रांति की परिणति का दौर खत्म हो रहा था, एक ऐसा दौर जिसमें प्रशिया और ऑस्ट्रियाई शोषक वर्ग ऊपर से किसी न किसी तरह से उस क्रांति को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे थे, मार्क्स ने न केवल लासाल को फटकारा, जो बिस्मार्क के साथ छेड़खानी कर रहा था, बल्कि लिबकनेख्त को भी सुधारा, जो ऑस्ट्रोफिलिज्म में गिर गया था और विशिष्टतावाद का बचाव कर रहा था। मार्क्स ने क्रांतिकारी रणनीति की मांग की जो बिस्मार्क और ऑस्ट्रोफाइल्स दोनों का समान क्रूरता से मुकाबला करेगी, ऐसी रणनीति जो विजेता प्रशिया जनकस के लिए अनुकूल नहीं होगी, लेकिन प्रशिया की सैन्य जीत से उत्पन्न स्थितियों के बावजूद उसके खिलाफ क्रांतिकारी संघर्ष को तुरंत नवीनीकृत करेगी। 9 सितंबर 1870 के इंटरनेशनल के प्रसिद्ध संबोधन में मार्क्स ने फ्रांसीसी सर्वहारा वर्ग को असामयिक विद्रोह के खिलाफ चेतावनी दी थी, लेकिन जब फिर भी विद्रोह हुआ 1871, तो मार्क्स ने जनता की क्रांतिकारी पहल का उत्साहपूर्वक स्वागत किया, जो स्वर्ग पर धावा बोल रही थी। कुगेलमैन को मार्क्स का पत्र। मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के दृष्टिकोण से उस स्थिति में क्रांतिकारी कार्रवाई की हार कई अन्य स्थितियों की तरह सर्वहारा संघर्ष के सामान्य पाठ्यक्रम और परिणाम में पहले से ही कब्जा की गई स्थिति को छोड़ने बिना युद्ध के आत्मसमर्पण करने की तुलना में कम बुराई थी। इस तरह के आत्मसमर्पण ने सर्वहारा वर्ग को हतोत्साहित किया होगा और उसकी उग्रता को कमजोर किया होगा। राजनीतिक ठहराव और बुर्जुआ वैधता के वर्चस्व की अवधि के दौरान संघर्ष के कानूनी साधनों के उपयोग की पूरी तरह से सराहना करते हुए मार्क्स ने 1877 और 1878 में समाजवाद विरोधी कानून के पारित होने के बाद मोस्ट के क्रांतिकारी वाक्यांशों की तीखी निंदा की। कम तीखेपन से नहीं, बल्कि अधिक तीखेपन से उन्होंने उस अवसरवाद पर हमला किया जो कुछ समय के लिए आधिकारिक सामाजिक जनवादी पार्टी पर हावी हो गया था, जिसने एक बार भी दृढ़ता, क्रांतिकारी भावना और समाजवाद विरोधी कानून के जवाब में एक अवैध संघर्ष का सहारा लेने की तत्परता नहीं दिखाई थी।